बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग हमारे साथ बीएससी 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है और उसका यूनिट 7 हमने स्टार्ट किया है। यूनिट 7 में आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो है सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस अब्यूज़ क्या होती है, सब्सटेंस अब्यूज़ का क्या मतलब है, मतलब कि सब्सटेंस को एबनॉर्मल यूज़ करना। ठीक है, एब्यूज़ मतलब कि एबनॉर्मल यूज़ करना। जब हम किसी सब्सटेंस का एबनॉर्मली यूज़ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और वो हमारे लिए हार्मफुल होती है और फिर भी हम उसको यूज़ कर देते हैं, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं सब्सटेंस अब्यूज़। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ कि जब हम एक ड्रग को लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसोम्निया के लिए एक ड्रग को यूज़ करते हैं, यानी हमें नींद नहीं आती तो हम एक ड्रग को यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो जब वो हमारा जो थेरापेटिक जो ट्रीटमेंट है वो पूरा कर देता है, थेरापेटिक अमल तो कर देता है, ठीक है, यानी हमारा जो यूज़ है वो पूरा हो जाता है, लेकिन फिर हम क्या कर देते हैं, फिर हम कहते हैं कि इसमें तो मज़ा है, चलो एक बार फिर से मतलब सो जाते हैं, ठीक है, और हम थोड़ा और ड्रग ले लेते हैं। इसी तरीके से बार बार उसी ड्रग का यूज़ करना और उसको अपने लिए एक आदत बनाना कि हम इसी ड्रग के ज़रिए से ही सो सकते हैं। ठीक है, तो इसी आदत को हम क्या कहते हैं, अब्यूज़ कहते हैं। यानी जब हम एक ड्रग की फ्रिक्वेंसी और डोजेज को बढ़ा देते हैं अपने नॉर्मल डोजेज और फ्रिक्वेंसी से, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं एबनॉर्मल यूज़ या अब्यूज़। ठीक है, अब ड्रग क्या होती है, एनी सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस इज कॉल्ड ड्रग। ठीक है, हर वो सब्सटेंस जो कि हम अपने प्रिवेंशन के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपने डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको हम ड्रग कहते हैं। और जब हम उसी ड्रग का माल एडाप्टिव या एबनॉर्मल यूज़ स्टार्ट करें, तो तब हम कहते हैं कि ड्रग अब्यूज़ हो गया है। ठीक है, यानी ड्रग का आदत बन गया है एक इंसान को, वो माल एडाप्टिव और एबनॉर्मल यूज़ जो है ना उसने स्टार्ट किया है। अच्छा, अब स्लाइड की तरफ आते हैं। स्लाइड की तरफ आने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया अकेडमी पे नए हैं, तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया अकेडमी को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, लिखा गया है कि डिफिनीशन। अब डिफिनीशन में क्या है, डिफिनीशन में लिखा गया है कि ड्रग अब्यूज़। ड्रग अब्यूज़ किस चीज़ को कहते हैं, जब हम किसी ड्रग का आदी बन जाते हैं, ठीक है, या हम किसी ड्रग का माल एडाप्टिव यूज़ स्टार्ट कर देते हैं, एबनॉर्मल यूज़ स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे लिखा गया है कि द माल एडाप्टिव एंड कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ ड्रग डिस्पाइट सोशल, ऑक्यूपेशनल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम exacerbated by the drug or recurrent use in situations that are physically hazardous, such as driving while intoxicated. सो लिखा गया है कि द माल एडॉप्टिव एंड कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ ड्रग, जब हम किसी ड्रग का माल एडॉप्टिव यूज़ कर देते हैं, यानी उसकी फ्रिक्वेंसी हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंसी के साथ साथ उसका डोजेज भी हम बढ़ा देते हैं और फिर उसको हम कंसिस्टेंटली यूज़ कर देते हैं, यानी जब भी हमें नींद नहीं आती तो हम क्या कर देते हैं, उसी ड्रग को यूज़ कर देते हैं ताकि हमें नींद आ जाए, या अगर हमारे हाथ में छोटा सा भी पेन है तो हम पेन किलर को जल्दी से ले लेते हैं ताकि ये पेन जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है, तो इसी चीज़ का हम आदी बन जाते हैं। तो ये कंसिस्टेंट यूज़ हो गया ऑफ अ ड्रग डिस्पाइट सोशल, जो हमारे सोशली, जो हमारी फिजिकली, जो हमारी ऑक्यूपेशनली, साइकोलॉजिकली जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको क्या करे, उसको बढ़ाए। ठीक है, उसको बढ़ाते हैं। किस तरह से बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको जॉब मिला है, ठीक है, और आप जो है ना अब्यूज़र बन गए हैं, तो अब आपको जॉब के टाइम पे नींद आएगी, ठीक है, आपको जॉब के टाइम पे ड्राउजीनेस वगैरह फील होगी, इसी वजह से आप अपने काम में अब आपका इंटरेस्ट जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है इसके साथ साथ आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। जब ज़्यादातर ये साइकोलॉजिकल इशू तब आते हैं ना जब लोग बहुत ज़्यादा ड्रग अब्यूज़र बन जाते हैं, ठीक है, और उसको कभी भी अगर ड्रग का सब्सटेंस जो है ना वो नहीं मिलता है, तो तब जो है ना वो क्या स्टार्ट कर देता है, तशद्दुद वगैरह स्टार्ट कर देता है, वायलेंस, खुद को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, खुद पे भी तशद्दुद कर सकता है, अपने घर वालों पे भी गुस्सा वगैरह निकालना, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना इसकी आदत, तो साइकोलॉजिकल इशू भी बन गई। ठीक है, इसके साथ साथ ऑक्यूपेशनली वो जो है ना वो क्या नहीं करेगा, आप सही से जॉब में इंटरेस्ट नहीं लेगा, फिर जब वो ज़्यादा अब्यूज़र बन जाता है तो उसका जॉब भी चला जाएगा उससे। ठीक है, सोशली उसका जो इंटरेक्शन है घर वालों के साथ भी उसका इंटरेक्शन जो है ना वो इतना अच्छा नहीं होता। तो कितने प्रॉब्लम्स जो है ना वो इसकी वजह से क्रिएट हो रहे हैं। उसे पता भी है कि लोग जो है ना मुझे फिर क्या कहेगा, नशेई कहेगा, शराबी कहेगा, ये सब, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को यूज़ करता है। ठीक है, उसे उसकी नुकसानात का भी पता है कि कितने ज़्यादा नुकसानात है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ड्रग अब्यूज़र बन गया है। तो
और फिर क्या लिखा है कि आर रिकरेंट यूज़ इन सिचुएशन दैट आर फिजिकली हज़ार्डस। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो लोग ड्रग एब्यूज़र बन जाते हैं ना, तो वो फिर उसी ड्रग को ऐसी सिचुएशन में खा लेते हैं या ले लेते हैं, उस ड्रग को ले लेते हैं कि उसी सिचुएशन में उसको बहुत ज़्यादा खतरा हो सकती है कि वो मर जाए, ठीक है, या उसका उसका एक्सीडेंट हो जाए, जैसे कि ड्राइविंग हो गया, या ऐसे सिचुएशन जैसे कि किसी मशीन में काम करना, किसी मशीनरी में काम करना, ठीक है, किसी मशीन का काम करना, उसमें उसका हाथ भी कट सकता है, पाँव भी कट सकता है, ठीक है, क्योंकि वो तो उस दौरान जब वो ड्रग को ले लेता है ना, तो वो ड्राउजीनेस को फील करेगा, उसे नींद आएगा, ठीक है। तो इस दौरान ये जो है ना, ये मेडिसिन को यूज़ कर देते हैं, और इसी वजह से फिर उसको जो एक्सीडेंट वगैरह की चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन जो कि उसके लिए हैज़ार्डियस हो, बहुत खतरनाक हो, और उस सिचुएशन में भी उसका वो जो है ना ड्रग का यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ड्रग एब्यूज़र बन गया है, ड्रग पे अब इन्हिसार उनका आ गया है, डिपेंडेंसी आ गई है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ड्रग एब्यूजिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो डॉक्टर्स लोग होते हैं या जो नर्सेस होते हैं, तो वो बहुत तेज़ी से इसकी रेशो जो है ना वो बढ़ रही है ड्रग अब्यूज़र पे। ये इस वजह से क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि ये जो ड्रग होती है, अगर इसको हम यूज़ करें तो ये हमें रिलीफ दे सकती है, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये भी ड्रग अब्यूज़र बन जाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि वो लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम इस ड्रग का यूज़ करें, अल्कोहल वगैरह यूज़ करें, तो हमें नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो वो इसी वजह के लिए जो है ना ड्रग वगैरह का यूज़ कर देते हैं, ताकि हम एक्टिव रहे, और बाद में वो एब्यूज़र बन जाते हैं। और ये एब्यूज़र जब बन जाते हैं, तो तब ना तो स्टडी का रहता है, ना नॉर्मल इन्वायरमेंट का, और ना मतलब नॉर्मल लाइफ है वो नहीं जी सकते, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा रेशो में अभी जो जितने भी एजुकेटेड लोग हैं उनमें भी आ रहे हैं ड्रग अब्यूज़र। तो ये इसी की यही वजह है कि ये ज़्यादातर टेंशन की वजह से, या स्टडी की वजह से, या ज़्यादा लोग जो है ना वो रिलीफ के लिए जो है ना ये सारे मेडिसिन का अब नॉर्मली यूज़ स्टार्ट कर देते हैं, और ये जो है ना ड्रग अब्यूज़र बन जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन लोगों को तो पता भी होता है कि मतलब इसकी कितने कितने नुकसान हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी यूज़ कर देते हैं। तो याद रखें कि जब कोई ड्रग अब्यूज़र बन जाता है ना, तो उसकी आंखों पे पट्टी आ जाती है, जैसे कि उसे फिर अपने नुकसान का कोई भी गम वगैरह नहीं रहता, ठीक है, कि मैं मर जाऊंगा या मुझे कोई अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज वगैरह आएंगे, मैं अपने घर वालों को नुकसान पहुंचा सकता हूँ, खुद को नुकसान, इसी का कोई भी गम उसको नहीं रहता। बस वो सोचता रहता है कि मैं कहाँ से ये जो सब्सटेंस है इसको क्या करूँ, हासिल करूँ, ठीक है। तो वो इसी सब्सटेंस में ही बिजी रहता है और उसको हासिल करने की कोशिश करता है। सारे फैमिली वाले, खुद भी, सब जो है ना ये टेंशन में रहते कि ये क्या बन गया है इससे, ठीक है। बहुत अच्छा खासा इंसान होता है, अच्छी खासी पर्सनालिटी होती है, और बाद में नशाई बन जाता है। तो ये क्या होती है, ये ड्रग अब्यूजिंग होती है, और इससे विड्रा करना पर बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, उसके लिए। तो जब भी वो विड्रा करेगी तो उसके लिए फिर जो जितनी भी साइन एंड सिम्टम है वो आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे ख़तरनाक साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं जो कि विड्रावल में आते हैं, ठीक है, आप लोग भी देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब डिफिनीशन हो गया। नेक्स्ट हमारे साथ है ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस मतलब कि ड्रग पे क्या होना, डिपेंडेंस इन्हिसार करना, ठीक है। इन्हिसार का क्या मतलब है, मतलब कि ड्रग का आप इतना यूज़ करें कि आप उसके बगैर जो है ना जी नहीं सकते, ठीक है। डिपेंडेंस का मतलब इस तरीके से, यानी ड्रग यूज़ अनकंट्रोल मैनर, सो इट्स मेक टॉलरेंस। अच्छा, अब हम क्या कर देते हैं, अब ड्रग डिपेंडेंस में हम क्या कर देते हैं, ड्रग डिपेंडेंस यानी ड्रग पे इन्हिसार हो जाते हैं हम, ठीक है। हमारी ज़िंदगी ड्रग पे इन्हिसार हो जाती है, जैसे कि वो लोग आदी बन जाते हैं, ठीक है, और फिर अनकंट्रोल मैनर में ड्रग को यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ कर देते हैं, जो कि उसे उसे पता भी होता है कि इसकी कितने एडवर्स कंसिक्वेंसेस है मेरी ज़िंदगी पे, ठीक है, कितने एडवर्स नताइज आ सकते हैं मेरी ज़िंदगी पे और मेरे फैमिली वालों पे, लेकिन फिर भी वो उसको यूज़ कर देता है, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में फिर नहीं रहता, ठीक है। वो अनकंट्रोली उसी चीज़ को यूज़ करता है, बार बार यूज़ करता है, और ड्रग टॉलरेंस भी कास होती है, ठीक है। और ड्रग टॉलरेंस क्या होती है, ड्रग टॉलरेंस असल में जब हम ड्रग को एक बार एक मकदार में ले लेते हैं ना, उसका जो थेरापेटिक इफेक्ट होता है, तो उसके लिए जब हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक ड्रग है बेंजोडियाज़ेपिन। बेंजोडियाज़ेपिन जो है ना, इसको हम 0.5 mg ले लेते हैं अपने बॉडी को क्या करना, थेरापेटिक इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, वो इंसान जो है ना वो उसका एब्यूज़ बन जाता है, ठीक है। ये
यानी अब्यूज़ स्टार्ट कर देता है। जब अब्यूज़ स्टार्ट कर देता है तो उसकी बॉडी जो है ना वो टॉलरेंस स्टार्ट कर देती है। टॉलरेंस ऐसी होती है कि मतलब अब जो उसकी बॉडी जो है ना वो पहले 0.5 mg के मेडिसिन से ठीक होता था, लेकिन अब जो है ना अब वो 1 mg ले रहा है, ठीक है, ताकि उसकी बॉडी ठीक हो जाए, उसको रिलीफ मिल जाए, ठीक है, उसकी जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो शो हो जाए। फिर उसके बाद जो है ना वो फर्दर और डोजेज को बढ़ा देता है, ठीक है, फिर 2 mg तक, 3 mg तक, इसी तरीके का वो डोजेज बढ़ाता है और उसकी जो टॉक्सिसिटी है या उसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो भी उसकी बॉडी में आ जाता है और उससे फिर इंसान मर भी सकता है, ठीक है। उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना, उसकी डोजेज को बढ़ाना, अपने थेरापेटिक इफेक्ट को क्या करना, टॉलरेंस ही देना, तो ये जो है ना ये हमारे साथ टॉलरेंस होती है। अच्छा, लिखा गया है कि एम्पेयर कंट्रोल ऑफ ड्रग यूज डिस्पाइट एडवर्स कंसिक्वेंसेस। अब इसमें ऐसा होता है कि इंसान जो है ना अनकंट्रोलेबल होता है, अनकंट्रोलेबल जो है ना वो ड्रग को यूज़ कर देता है, ठीक है, अनकंट्रोलेबल मैनर से ड्रग को यूज़ कर देता है और उसे पता भी होता है कि इसके कितने कितने एडवर्स कंसिक्वेंसेस है, यानी एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं मेरी ज़िंदगी पे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इसी ड्रग को यूज़ करता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ टॉलरेंस, इसकी वजह से टॉलरेंस भी डेवलप हो जाता है ड्रग का, ठीक है। एंड द अकरेंस ऑफ विड्रॉवल सिम्टम व्हेन ड्रग इनटेक इन रिड्यूस आर स्टॉप, ठीक है, और फिर जब वो ड्रग को विड्रा कर देता है, ठीक है, या उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है या उसको कम करता है, तो उसके बहुत ज़्यादा विड्रावल साइन एंड सिम्टम आ जाते हैं। अब विड्रावल साइन एंड सिम्टम में क्या हो सकता है, विड्रावल साइन एंड सिम्टम में ज़्यादातर जो है ना लो फील होना, ठीक है, हाई से ज़्यादातर लो की तरफ आना, क्योंकि जब लोग जो है ना वो मेडिसिन को ले रहे होते हैं तो वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। वो फॉर एग्जांपल एक टीचर है और वो जो है ना ड्रग अब्यूज़र है, ठीक है, तो वो अपने स्टूडेंट को अगर 7-8 घंटे का क्लास रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ ले रहा है तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता, लेकिन बाद में जब वो ड्रग को विड्रा करेगा तो उस पर ये इफेक्ट आ सकती है कि वो बाद में क्या करेगा, लो फील करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ सीवियर मसल पेन होता है, जीआई डिस्टर्बेंस हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, हार्ट रेट बन जाना, ये सब जो है ना ये इसकी विड्रॉल इफेक्ट हो सकते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। व्हेन ड्रग इंटेक इज रिड्यूस आर स्टॉप, जब वो ड्रग को इंटेक जो है ना उसका रिड्यूस करेगा, कम करेगा, कम करेगा, ड्रग को कम मकदार में लेगा, ठीक है, या जो है ना ड्रग को स्टॉप करने की कोशिश करेगा, तो तब जो है ना बहुत ज़्यादा जो विड्रॉल सिम्टम्स है वो आ सकते हैं। तो इससे फिर मतलब इससे फिर जो है ना निजात पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, फिर लिखा गया है कि अब डिपेंडेंस जो है ना वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फिजिकल डिपेंडेंस, एक होते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या होती है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस फॉर एग्जांपल एक बंदे को बार बार क्रेविंग होना, ठीक है, क्रेविंग मतलब कि उसे ख्याल आना, बार बार ख्याल आना, जैसे कि हम कहते हैं ना कि मुझे क्रेविंग हो रही है किसी खुराक की, ठीक है, यानी मुझे किसी खुराक की बार बार ख्याल आता है कि मैं उसको खा लूँ, ठीक है, मुंह में पानी आ जाता है, इस तरीके का। तो इसी तरीके का इन लोगों को क्रेविंग होती है, बार बार ख्याल आता है कि मैं इस सब्सटेंस को कहाँ से जो है ना जल्दी से हासिल कर लूँ। तो ये हमारे साथ क्या होती है, उसमें उसकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है, ठीक है, वो साइकोलॉजिकली इसी चीज़ में डिपेंडेंस हो जाते हैं, उसका साइकोलॉजिकली इस चीज़ पे इन्हिसार हो जाता है कि वो हमेशा सोचता रहता है, हर एक बात पे वो यही बात करता है कि मैं कहाँ से इस सब्सटेंस को हासिल करूँ, मैं कहाँ से इस सब्सटेंस को जो है ना ले लूँ। तो ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो गए। अब चलते हैं फिजिकल डिपेंडेंस की तरफ। फिजिकल डिपेंडेंस में क्या क्या होते हैं, फिजिकल डिपेंडेंस के बारे में लिखा गया है कि कंज्यूम मोर देन इंटेंडेंट। कंज्यूम मोर देन इंटेंडेंट का क्या मतलब है, यानी अपने मकदार से ज़्यादा लेना, ठीक है, अपने मकदार से ज़्यादा लेना शुरू कर देता है किसी भी ड्रग का, ठीक है, तो इसी वजह से वो डिपेंडेंस बन जाता है। अनेबल टू कंट्रोल यूज़, वो फिर इतना आदी हो जाता है कि वो उसकी यूज़ को सही मैनर से यूज़ नहीं करता, ठीक है, किसी भी ड्रग का जो यूज़ है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर फ्री ऑक्यूपाइड विद ऑब्टेनिंग सब्सटेंस, इसका क्या मतलब है, यानी उसको बार बार यही सोच आता है कि मैं इसी सब्सटेंस को कहाँ से हासिल करूँ, ठीक है, यानी उसके ख्यालों में रहता है, ठीक है, उसके लिए सोचता रहता है कि मैं इस सब्सटेंस को कहाँ से मालूम करूँ, कहाँ से हासिल करूँ। इंटरफेयर्स विद एक्टिविटी डेली लाइफ, उसकी जो डेली लाइफ एक्टिविटी है उस पर ग्रॉसली इंटरफेयर्स आ जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ यूज़ ड्यूरिंग हज़ार्डियस एक्टिविटी, जितनी भी हज़ार्डियस एक्टिविटी जैसे कि उसकी ज़िंदगी का सवाल होता है वहाँ पे, ठीक है, कि ड्राइविंग हो गया, हाइट पे जाना और वहाँ पे हाइट प्लेसेस में इस ड्रग को यूज़ करना, तो वहाँ से गिरने की चांसेस हो सकती है, ठीक है, या किसी मशीन का यूज़ करना, वहाँ पे हाथ कट जाना वगैरह की चांसेस हो सकती हैं। इसके साथ साथ यूज इज़ रादर देन पार्टिसिपेंट
यूजेस रादर देन पार्टिसिपेट एज यूजुअल एक्टिविटी, ठीक है। और अपने यूजुअल एक्टिविटी का फिर नहीं सोचता, अपने घर की एक्टिविटी का नहीं सोचता, लेकिन क्या करता है अपने अपने जो सोशल गोल्स है, सोशल या गोल डायरेक्टेड जितनी भी एक्टिविटी है उसके बारे में नहीं सोचता। बस सिर्फ यही ख्याल आता है कि मैं बस कहाँ से इस सब्सटेंस को हासिल करूँ, कहाँ से इस सब्सटेंस को यूज़ करूँ, ठीक है। इसी में ही मगन रहता है। अच्छा, फर्दर लिखा गया है कि क्या होता है फिजिकल डिपेंडेंस में, फर्दर लिखा गया है कि यूज डिस्पाइट नॉलेज दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। उसे नॉलेज भी होता है कि मतलब इस ड्रग को अगर मैं यूज़ करूँ तो इससे इसके इतने इतने जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो हो सकते हैं, ठीक है। इतने इतने जो एडवर्स इफेक्ट है वो मेरी ज़िंदगी पे यानी सोशल लाइफ इसके डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। शादी नहीं हो रही है क्योंकि कोई अपनी जो बेटी है वो नहीं दे रही है क्योंकि ये शराबी है, ठीक है, नशेई है। इसके साथ साथ उसका जॉब लाइफ भी ख़राब हो जाता है, फिज़िकली भी उसकी जो लाइफ है वो नॉर्मल नहीं रहती, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्म्स हो सकती है, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा खतरे हो सकती है कि वो जो है ना कभी भी वो मर सकता है, ठीक है। कभी भी सुसाइडल आइडिएशन आ सकती है, सुसाइड भी कर सकता है। सिग्निफिकेंट टॉलरेंस डेवलप, सिग्निफिकेंट टॉलरेंस जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया ना बेंजोडियाज़ेपिन का, कि पहले हम क्या लेते हैं थेरेपेटिक यूज़ के लिए पहले 0.5 mg को यूज़ करते थे, लेकिन बाद में जब टॉलरेंस क्रिएट हो जाता है तो फिर उसकी बॉडी जो है ना वो 0.5 मिकदार में जो ड्रग है उसको उतना इतना खासा रिस्पॉन्स नहीं देगा क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा यूज़ किया होता है, ठीक है। इसके साथ साथ फिर वो 1 mg फिर 2 mg 3 mg इसी तरीके से बढ़ाएगा डोज को, और एक टाइम आएगा कि वो टॉक्सिसिटी को वो शो करेगा जिसकी वजह से उसकी डेथ भी वाक़या हो सकती है। इसके साथ साथ विड्रावल सिम्टम हो सकते हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि लो फील होना, ये सब, ठीक है। जब क्या करे, जब ड्रग को रिड्यूस करना या ड्रग से विड्रा करना या ड्रग को ख़त्म करने की कोशिश करेगी। सब्सटेंस टेकन टू रिलीफ आर अवॉइड विड्रावल सिम्टम, और सब्सटेंस टेकिंग टू रिलीफ आर अच्छा, जब भी वो सब्सटेंस को छोड़ने का सोचेगा ना और सब्सटेंस को एक बार उसकी जो डोज है उसको मिस करेगा, ठीक है, तो उसको इतने इतने बहुत सीवियर टाइप के साइन एंड सिम्टम आ जाते हैं जिसको हम विड्रावल सिम्टम कहते हैं। और फिर विड्रावल सिम्टम से बचाने के लिए वो इसी सब्सटेंस का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, उस ताकि मुझे विड्रावल सिम्टम जो है ना वो ना आ जाए, ठीक है। तो उससे रिलीफ के लिए जो है ना ये फिर इतना डिपेंडेंस बन जाता है, इतनी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है कि वो इस सब्सटेंस की यूज़ स्टार्ट कर देती है। अच्छा, फिर हमारे साथ आते हैं क्लासेस ऑफ साइको एक्टिव सब्सटेंसेस। अब क्लासेस ऑफ साइको एक्टिव सब्सटेंसेस से पहले मैं आप लोगों को एक पाथवे के बारे में बताती हूँ जिसको हम कहते हैं डोपामीन पाथवे। डोपामीन पाथवे का क्या काम होता है हमारे साइकोलॉजी के साथ, हमारे क्या ये जो सब्सटेंस यूज़ है इसके साथ, ठीक है। रिलेशन हार्मोन और इमोशन का क्या होता है, बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप होता है। सो हर एक इमोशन के लिए जो है ना अपने अपने हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके का जो डोपामीन है वो हैप्पीनेस के लिए जो है ना यूज़ होता है, या हैप्पीनेस जो है ना वो क्रिएट करता है। जब भी डोपामीन रिलीज़ हो जाती है ना तो हैप्पीनेस आ जाती है, चेहरे पे एक स्माइल सी आ जाती है, ठीक है। तो हमारे ब्रेन में जो डोपामीन होती है वो एज आ न्यूरो वर्क करता है, ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अब ये न्यूरो क्या होती है, न्यूरो जो है ना ये न्यूरॉन्स में मैसेज कन्वे कर देती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, ठीक है। और इसके दरमियान जो गैप होती है उसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन्स के दरमियान यानी एक न्यूरॉन का हेड और दूसरे का टेल जो है ना, जो कि उन दोनों के दरमियान जो गैप होता है तो उसको हम कहते हैं साइनेप्स, ठीक है। अब ऐसा होता है कि ये जो डोपामीन है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर रिवॉर्ड एंड प्लेजर, ठीक है। जितनी भी प्लेजरेबल एक्टिविटी होती है, जितनी भी रिवॉर्ड की एक्टिविटी होती है, जितनी भी हैप्पीनेस की एक्टिविटी होती है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डोपामीन रिस्पॉन्सिबल है। और डोपामीन जो है ना ये इसको हम प्लेजरेबल या प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें जब वो थोड़ी सी भी क्या होगी, थोड़ी सी भी पेन होगा, ठीक है, या इंसोम्निया होगी, या ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें लोग जो है ना डिप्रेस्ड होते हैं, ठीक है, तो एंटी डिप्रेसेंट वाले ड्रग जितनी भी ड्रग्स है, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, उसको पेशेंट के लिए आप देते हैं कि उसका डिप्रेशन जो है ना वो ठीक हो जाए, लेकिन उसको थेरापेटिक मकदार में देते हैं, ठीक है। तो जब भी वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को खा लेता है तो उसकी वजह से डोपामीन रिलीज़ हो जाती है और वो जो है ना वो अपना डिप्रेशन को भूल जाता है और खुश हो जाता है। अब वो क्या करेगा, अब उसे पता चलेगा कि इसकी वजह से तो मैं खुश हो जाता हूँ, ठीक है, तो इसकी वजह से वो डोपामीन का रिलीज़ बार बार करेगा, बार बार वो ड्रग को लेगा और डोपामीन जो है ना वो बार बार रिलीज़ होगी, वो जो है ना बहुत खुश होगा, उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल होगी, ठीक है। तो इसी तरीके का बार बार इस चीज़ का यूज़ करना, तो ये हमारे साथ फिर क्या बन जाती है, ये जो है ना ये ड्रग एब्यूज़ बन जाती है, क्योंकि वो अपनी खुशी के लिए उस ड्रग को एबनॉर्मली यूज़ स्टार्ट कर देता है, ठीक है, अपने रिलीफ के लिए फिर ड्रग को एबनॉर्मली यूज़ स्टार्ट कर देता है। और
इसी वजह से जो है ना वो ड्रग डिपेंडेंस बन जाती है, उसकी होशी जो है ना वो ड्रग डिपेंडेंस बन जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि उसका डोपामिन जो है ना वो बगैर ड्रग के रिलीज़ ही नहीं होता, ठीक है। और जब वो रिलीज़ नहीं होता तो इसकी वजह से जो है ना वो क्या करेगा, वो जो है ना ड्रग को बार बार लेगा और वो अपने खुशी के लिए, अपने प्लेजरेबल के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए जो है ना वो ड्रग को यूज़ करेगा ताकि मेरा जो डोपामिन है वो रिलीज़ हो जाए और जो डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, मेरे चेहरे पे खुशी आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब एक वक्त ऐसा आता है कि जो जितने भी ये लोग होते हैं ना, जो एडिक्टेड लोग होते हैं, तो एडिक्टेड लोगों में फिर एक कंडीशन आता है जिसको हम यूथीनिया कहते हैं, ठीक है। यूथीनिया में क्या होती है, यूथीनिया में लोग जब ड्रग को लेते हैं ना तो उसमें इतना टॉलरेंस आ जाता है कि उसका डोपामिन जो है ना वो फिर एबनॉर्मली रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। इतना ज़्यादा मकदार में वो उस ड्रग को ले लेता है कि डोपामिन एबनॉर्मली रिलीज स्टार्ट कर देता है, और जब डोपामिन एबनॉर्मली रिलीज स्टार्ट कर देता है तो वो हाइपर खुश हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं यूथीनिया, ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अच्छा, अब चलते हैं स्लाइड की तरफ। स्लाइड में लिखा गया है कि क्लासेस ऑफ साइको एक्टिव सब्सटेंसेस। अब कौन कौन से क्लासेस है जो कि साइको एक्टिव सब्सटेंसेस है, ठीक है। साइको एक्टिव सब्सटेंसेस की कौन कौन से ड्रग्स है, कौन कौन से ब्रांड्स है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो इसमें द फर्स्ट वन इज़ अल्कोहल। अल्कोहल जो है ना ये भी सब्सटेंस अब्यूज़ लोगों को कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स में कौन कौन से है, जैसे कि ओपियोइड हो गए, ठीक है, इसके साथ साथ जो सिंथेटिक्स हो गए, ठीक है। फिर है सेडेटिव्स। सेडेटिव्स में हाइपोनोटिक्स हो गए, स्टिमुलेंट्स हो गए। स्टिमुलेंट में कैफीन है, निकोटीन है जो कि चाय या कॉफ़ी में मौजूद होती है, कोकेन है जो कि कोका कोला में मौजूद होती है, ठीक है, थोड़ी सी अमाउंट कोका कोला में प्रेजेंट होता है, एंड एम्फेटामिन हो गया। इसके बाद हमारे साथ आती है हेलुसिनोजन। हेलुसिनोजन एक ऐसी ड्रग होती है जो कि हेलुसिनेशन को प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक ड्रग्स का नाम बताती हूँ जो कि ट्रांसकुलराइज़र है। ट्रांसकुलराइज़र जो है ना ये हमारे साथ एक ऐसी ड्रग होती है, जब इसको हम थोड़ा हाई अमाउंट में ले लेते हैं तो ये हमारे साथ मेरिजुआना हेलुसिनेशन स्टार्ट कर देती है, और अगर स्लो अमाउंट में ले ले तो तब डिप्रेशन को काज कर देती है, ठीक है। डोपामिन की जो रिलीज है उसको कम कर देती है और डिप्रेशन काज हो जाती है। इसके साथ साथ कैनाबिस हो गए, ठीक है, इनहेलेंट्स हो गए। इनहेलेंट जो है ना इसको हम नाक के ज़रिए से इनहेल कर देते हैं, ठीक है, और कैनाबिस जो है ना ये चर्च वगैरह हो गई। रेप एंड टिक्नो ड्रग्स। रेप एंड टिक्नो ड्रग्स एक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि यूएस कल्चर में पुराने कल्चर में, ठीक है, लोग जो है ना इसको सेलिब्रेशन के लिए यूज़ कर देते हैं, क्योंकि वो लोग सोच रहे होते हैं फॉर एग्जांपल किसी के बर्थडे पार्टी है, ठीक है, या जो है ना एनिवर्सरी पार्टी है, तो वो लोग ऐसे इस ड्रग को ले लेते हैं ले लेते थे ताकि क्या करे, ताकि ये लोग जो है ना सारी रात के लिए जागे रहे, ठीक है, एक्टिव रहे। तो एक्टिव अपने आप को एक्टिव बनाने के लिए ये जो रैप एंड टेक्नो ड्रग्स है इसको ले लेते थे, ठीक है, जिसको हम डिज़ाइनर ड्रग्स भी कह सकते हैं, ताकि वो लोग क्या करें, ताकि वो लोग जो है ना एक्टिव बन जाए, ठीक है, और इसको हम आगे पढ़ेंगे भी। सो स्टूडेंट्स अब एक ड्रग को डिटेल के साथ पढ़ते हैं। इसमें पहला ड्रग है अल्कोहल। अल्कोहलिक स्टेटिस्टिक 2001 यानी 2001 के सर्वे के मुताबिक अल्कोहल जो है ना उसकी स्टेटिस्टिक क्या है, यानी कितने लोग जो है ना वो अल्कोहलिक है, ठीक है, 2001 के सर्वे के मुताबिक। सो तकरीबन लिखा गया है कि 14 मिलियन अमेरिका में बहुत ज़्यादा आम है शराब पीना, शराब नोशी वगैरह करना, ठीक है। तो इस वजह से अमेरिका की बात हो रही है, क्योंकि हमारे इस्लामिक कल्चर में तो शराब हराम है, ठीक है, इस वजह से हम नहीं ले सकते। तो पाकिस्तान में बहुत कम, बहुत ज़्यादा रेयर लोग जो है ना वो शराब नोशी करते हैं, बाकी जो जितने भी ये अमेरिकन है इसमें बहुत आम बात है ये, ठीक है। सो 14 मिलियन लोग जो है ना वो अमेरिकन में कंसिडर किए गए थे। उन लोगों ने बताया था कि हाँ हम जो है ना शराब यूज़ कर देते हैं, ठीक है, अल्कोहलिक अब्यूज़ है। अच्छा, फिर बताया गया है कि हर 10 लोगों में से एक जो है ना वो क्या था, वो शराबी था, ठीक है, अल्कोहलिक था। यूएसए में 53% ऐसे लोग थे जिन लोगों ने बताया कि हमारे रिलेटिव में एक या दो जो है ना, या दो से भी ज़्यादा, 1 से भी ज़्यादा, ठीक है, इतने लोग जो है ना वो शराबनोशी का शिकार है या शराबनोशी करती है, ठीक है। अगर इसकी कॉस्ट को हम देख लें तो अमेरिका में तकरीबन $100 बिलियन जो है ना पर ईयर इसकी कॉस्ट आती है, ठीक है, नेशनल कॉस्ट जो होती है। 30% ऑफ ऑल ट्रैफिक रिलेटेड फेटलिटीज़, ठीक है, जितनी भी फेटलिटीज़, जितनी भी एक्सीडेंट, जितनी भी डेथ हो जाती है ट्रैफिक डेथ, ठीक है, तो वो तकरीबन इसी वजह से, यानी उसने शराब किया होगा, नशा किया होगा, नशे की हालत में ड्राइविंग कर रहा होगा, उसकी वजह से उसकी एक्सीडेंट हो गई और मर गया, ठीक है। 35% लोग जो है ना वो सुसाइड्स करते हैं इसी वजह से, क्योंकि या तो विड्रॉवल सिम्टम्स आ जाते हैं, और या जो है ना वो उसी हद तक पहुँच जाती है कि फिर उस पर कोई भी नशा जो है ना वो असर नहीं करते, और इस वजह से वो सुसाइड
एक्साइट करने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया है कि यूएसए में यानी अमेरिका में जो थर्ड लीडिंग कास्ट है डेथ का, तो वो क्या है, वो यही अल्कोहल है, ठीक है, यानी नशा करना या शराब वगैरह या ड्रग अब्यूज़र है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फर्स्ट लीडिंग कास्ट क्या है, तो फर्स्ट लीडिंग कास्ट जो है ना अमेरिका में वो हार्ट डिजीज़ है और पाकिस्तान में भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा गया है कि लीगल इंटॉक्सिकेशन अब क्या होती है। अब जो अमेरिका का सिस्टम है तो वहाँ पे तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो अल्कोहल के यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आम है अल्कोहल यूज़ करना। और वहाँ पे क्लब्स वगैरह भी है जहाँ पे अल्कोहल यूज़ करना जो है ना इसको बैन नहीं किया जाता, वहाँ पे आम है, ठीक है, तकरीबन। तो लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के नहीं, पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ठीक है, और वहाँ पे भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये जो है ना ये टॉक्सिसिटी वगैरह काज कर सकती है। लेकिन फिर भी लिखा गया है कि लीगल इंटॉक्सिकेशन उन लोगों के इन्वायरमेंट के लिए क्या है, यानी लीगली जो है ना एक्सेप्टेबल क्या है। सो इसका जो लिवेबल अमाउंट है ना, लिवेबल अमाउंट फॉर यूज़, यानी कितने अमाउंट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको तकरीबन 20 ग्राम पर डे जो है ना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको 20 ग्राम पर डे यूज़ करेंगे, लेकिन फिर 5 डेज़ के लिए जब इसको मतलब 20 ग्राम लेगी, ठीक है, पर डे, हर डे में 20 ग्राम लेना तकरीबन 5 दिनों के लिए। और 5 दिनों बाद जो है ना 2 दिन जो है ना ये क्या देगी, ये उसको छुट्टी देगी, ठीक है, यानी ब्रेक लेगा, 2 दिनों के लिए ब्रेक लेगा, ताकि ये जो है ना ये जितनी भी टॉक्सिसिटी है, जितनी भी ये ड्रग है, जितना भी ये अल्कोहल है, इसके बॉडी से क्या हो जाए, एक्सक्रीट हो जाए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू DSM 5th एडिशन जो लवेबल अमाउंट है फॉर अल्कोहल, तो वो कितना है, वो तकरीबन 20 mg तक है, ठीक है, पर डे। और ये 5 डेज़ के लिए लेगा 20 mg। जब वो 5 डेज़ पूरी हो जाएगी तो वीक में 2 दिन जो है ना फिर छुट्टी लेगा, ब्रेक देगा, ठीक है, और ब्रेक के बाद जो है ना फिर तकरीबन 5 डेज़ के लिए यूज़ कर सकता है। और ये 2 दिन जो है ना ये किस लिए देता है, ताकि जितनी भी टॉक्सिसिटी है वो निकल जाए बॉडी से, ठीक है, और जितनी भी अल्कोहल है वो बॉडी से निकल जाए, तो इसके लिए, ठीक है। सो ये हमारे साथ क्या था, ये लीगल था। अगर 20 mg से थोड़ा भी जो अमाउंट है वो किसी ने ज़्यादा कर दिया, ठीक है, और ज़्यादा ले लिया, तो फिर क्या होगा, फिर उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। वहाँ अमेरिका के मुताबिक, अमेरिका के सिस्टम के मुताबिक क्या होता है, फिर टैक्स लगता है उस इंसान पे। यहाँ पे लिखा गया है कि ब्लड अल्कोहल लेवल 0.08, ठीक है, उसका टेस्ट कर देते हैं। जब टेस्ट कर देते हैं किसी इंसान का, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया या किसी ने नशे के हालत में पकड़ लिया, ठीक है, तो उसका टेस्ट कर देते हैं। अगर ब्लड में 0.08 मिली इक्विवेलेंट फॉर लीटर अल्कोहल थे, ठीक है, तो इट इज़ नॉर्मल, ठीक है, ये जो है ना इसके ये लीगल क्या है, लीगल इंटॉक्सिकेशन है। लेकिन अगर 0.08 से थोड़ा सा भी मिकदार पॉइंट्स में भी ज़्यादा था, तो फिर उस पर क्या लगता है, फिर उस पर टैक्स लगता है, ठीक है, वहाँ के मुताबिक, यानी अमेरिका के सिस्टम DSM 5th एडिशन के मुताबिक, ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया है कि क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म। अब डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है, जब भी कोई अल्कोहल इंटेक कर देती है, ठीक है, या अल्कोहल ले लेता है या अल्कोहल अब्यूज़र बन जाता है, ठीक है, तो इसके 3 डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ डेनियल का क्या मतलब है, यानी वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है, कि कोई मसला नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे कोई भी नुकसान नहीं दे सकता, ठीक है, तो इस वजह से वो फिर यूज़ कर देता है। दूसरा जो है ना वो प्रोजेक्शन होती है। प्रोजेक्शन में क्या होती है, प्रोजेक्शन जो है ना जो भी मतलब जो भी आपके साथ जो भी मसला आता है, जो भी आपके साथ जो भी इशू आता है अल्कोहल की वजह से, ठीक है, तो ये आप जो है ना दूसरों के सर पे डालते हैं, तो ये हमारे साथ प्रोजेक्शन हो जाती है। और तीसरा जो है ना ये क्या हो जाती है, तीसरा जो है ना ये रेशनलाइज कर देती है, किसी दूसरे के साथ रेफर कर देती है, किसी दूसरे के साथ क्या कर देती है, रेशनल बना लेती है, ठीक है, किसी दूसरे के साथ कंपेयर कर देती है कि मतलब ये जो है ना ये तो ट्रेंड बन गया है, आजकल हर कोई जो है ना शराब पीता है, ठीक है, इतना मसला नहीं होता, इतने अमाउंट में लेना है शराब को, ये इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एंड या किसी और अदर को ब्लेम करना इसके लिए, ठीक है, कि कोई अदर भी इस तरीके का इतने अमाउंट ले रहा है, उस पर तो कोई असर नहीं हो गया, तकरीबन 10 सालों से ले रहा है, कोई मसला नहीं बन गया है, ठीक है, तो आप भी ले लो, ये सब जो है ना आप जो एक्सक्यूज़ेस है ये सब बनाना, तो ये रेशनल्स हो गए, ठीक है। बिहेवियर, इन लोगों का बिहेवियर किस तरीके का होता है, यानी जितनी भी अल्कोहल के 20 लोग होते हैं तो उसका बिहेवियर किस तरीके का होता है। इसके बिहेवियर को अगर देख ले तो ये मैनिपुलेट होते हैं। मैनिपुलेटिव का क्या मतलब है, यानी ये तोड़ फोड़ कर देते हैं। जब भी इसको सब्सटेंस नहीं मिलते ना, जब भी इसको अल्कोहल नहीं मिलते, ड्रग नहीं मिलते, तो ये तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, ठीक है, तशद्दुद शुरू करना, गुस्सा शुरू करना, अपने फैमिली वालों को हार्म पहुँचाना, खुद को नुकसान पहुँचाना, ठीक है, ये सब जो है ना इसकी आदत पर बन जाती है।
अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा गया है कि विड्रावल। अब इसके विड्रावल हम किस तरीके से कर देते हैं। तो विड्रावल में आप लोगों ने एक फार्मूले को यूज़ करना है, ठीक है, और इसको रिमेंबर भी रखना है, क्योंकि ये हमारे साथ जो हेल्थ असेसमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे भी रिमेंबर रखिए, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, ठीक है। जब भी पेशेंट अल्कोहल से विड्रा करता है उससे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चन जो है ना वो अल्कोहलिक पेशेंट के लिए होते हैं, और वो क्वेश्चन होते हैं केज क्वेश्चन। केज क्वेश्चन का क्या मतलब है? केज मतलब कि CAGE, ठीक है। C फॉर कट अप या कट डाउन, ठीक है। उससे बताना है, ठीक है, उसका सोच जो है ना उससे पूछना है कि क्या आप क्या सोचते हैं कि मैं इस क्या है जो अल्कोहल है इसको छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, ठीक है। इसके विड्रावल के बारे में, इसके कट अप के बारे में, कट डाउन के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो एक क्वेश्चन ये कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है ना हम क्या कर देते हैं कि आप जो है ना आप कब गुस्से में आते हैं, ठीक है, आपको कब एंगर फील होती है, ठीक है, तो इसकी एंगर के बारे में कहना है। दूसरा ए हो गया। जी का मतलब है कि गिल्ट फील होना। गिल्ट मतलब आपको कब गिल्ट फील होती है, या अगर आपको कोई कहता है कि आप शराबी है, ठीक है, या नशे है, तो क्या आपको गिल्ट फील होता है कि नहीं, इसके बारे में बताना, ठीक है। एंड जो लास्ट वन क्वेश्चन है वो क्या है? आई ओपनिंग। ई पर आई ओपनिंग। अब आई ओपनिंग का क्या मतलब है? यानी जब आप आई को ओपन कर देते हैं, जब आप नींद से उठ जाते हैं, ठीक है, तो आपका पहला काम क्या होता है? आपका पहला काम जो है ना वो डायरेक्ट बोतल की तरफ होता है, यानी शराब को उठाते हैं आप, या कोई और काम कर देते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। सो इन सारों क्वेश्चन के ज़रिए से, केज क्वेश्चन के ज़रिए से हमें पता चलता है कि इंसान की जो टेंडेंसी है विड्रावल के लिए वो कितनी हद तक है, ठीक है, क्या वो विड्रावल कर सकता है कि नहीं। सो इसके बारे में पूछना है। अगर उसकी टेंडेंसी ज़्यादा थी कि हाँ वो छोड़ सकता है शराब को, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है? उसकी विड्रावल के बारे में बताना है कि एयरली 6 to 8 आवर्स आफ्टर लास्ट ड्रिंक, आपने तकरीबन 6 to 8 आवर के लिए जो है ना बोतल को हाथ भी नहीं लगाना है, ठीक है। जितना आपसे ज़्यादा टाइम हो सके तो उसके लिए आपने हाथ भी नहीं लगाना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है? DTs इन 72 आवर्स, ठीक है। DTs मतलब कि जो डिलीरियम ट्रेमेंस होते हैं। डिलीरियम ट्रेमेंस जो है ना इसको आपने तकरीबन 72 आवर्स के दौरान जो है ना आपने मतलब से 48 to 72 आवर्स के दरमियान जो है ना आपने अल्कोहल को यूज़ नहीं करना है। इसका मतलब यही है, ठीक है। अगर आप यूज़ ना करें तो आपको बहुत सारे जो जितनी भी साइन एंड सिम्टम है, विड्रावल साइन एंड सिम्टम वो आ सकते हैं, तो उसको आपने क्या करना है? उस पर आपने काबू पाना है, ठीक है। जैसे कि एंजाइटी हो गई, इनरोक्सिया, भूख न लगना, इंसोम्निया, नींद ना आना, ठीक है, ये विड्रावल सिम्टम है सारे, ठीक है। एन एंड वीट ट्रेमर्स यानी शेकिंग सी बॉडी होना, ठीक है, शेकी फील करना, डिलीरियम अल्टर्ड यानी आपका जो क्या होना, जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होना, ठीक है, आपका जो कॉन्शियस लेवल है वो लॉस होना, पल्स जो है ना वो कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है, BP ज़्यादातर शूट हो जाती है, एंड डेफोरोसिस भी हो सकती है, यानी एक्सेसिव स्वीटिंग भी आ सकती है। तो इसको आपने क्या करना है? बर्दाश्त करना है, क्योंकि आपने विड्रावल करना है तो इन सारे साइन एंड सिम्टम को अब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, फिर हमारे साथ क्या होती है? अगर आपको सीज़र आ जाए, ठीक है, हो सकता है कि आप पे सीज़र भी आ जाए, यानी झटके वगैरह भी आ सकते हैं, तो उसके लिए आपने अपना एनवायरनमेंट जो है ना वो अच्छा बनाना है। एंड विजुअल टेक्टाइल हेलुसिनेशन, और विजुअल और टेक्टाइल हेलुसिनेशन भी आती है जब भी कोई विड्रावल करता है ना, तो उसके आंखों के सामने हेलुसिनेशन होना, यानी जो पाल्स परसेप्शन है कि सामने जो सांप है वो है, ठीक है, या कोई अदर चीज़ को जिससे उसका फेयर होता है। इसके साथ साथ टेक्टाइल हेलुसिनेशन, यानी मेरे स्किन पे कुछ है, ठीक है, मेरा स्किन जो है ना कोई बाइट कर रहा है, ये सब उसको फील है ना, तो ये टेक्टाइल हेलुसिनेशन है। तो ये सब विड्रावल इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, विड्रावल साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे साथ आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। अब जब कोई पेशेंट है सब्सटेंस अब्यूज़र है, ठीक है, तो उसका नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा विड्रावल के लिए, तो उसे बताएंगे या डायग्नोस करेंगे इस चीज़ को कि रिस्क फॉर इंजरी हो सकती है, क्योंकि वो सब्सटेंस से विड्रा कर रही है, ठीक है। और जब एक पेशेंट सब्सटेंस से, किसी ड्रग से, किसी अल्कोहल से विड्रावल कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा साइन एंड सिम्टम आते हैं, जैसे कि वो जो है ना उस पर सुसाइडल आइडिएशन, डिप्रेशन, लो फील होना, हार्ट बीट ज़्यादा होना, ठीक है, शेकी मोमेंट होना, इसके साथ साथ इनरोक्सिया, इंसोम्निया, एंजाइटी वगैरह ये सब आना जो है ना ये नॉर्मल होती है उस पेशेंट
गिरे पे, ठीक है। तो ये सब वो आ जाती है और इसके साथ साथ उसको इंजरी का रिस्क भी होता है, क्योंकि वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि वो सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। रिस्क फॉर वायलेंस टू सेल्फ एंड अदर, दोनों को रिस्क हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम शराबी से शराब छीन लेते हैं, ठीक है, और उसको नहीं देते, तो क्या हो सकता है, उस विड्रावल की वजह से उस पर बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ जाते हैं, ठीक है, तोड़ फोड़ कर सकता है, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये भी विड्रावल की वजह से होती है। इनइफेक्टिव डेनियल रिलेटेड टू वीक ईगो, उसकी ईगो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इस वजह से वो किसी भी चीज़ को क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको डिनाई करेगी। अच्छा, नेक्स्ट पर है कि इनइफेक्टिव कोपिंग, उसका जो कोपिंग मैकेनिज़्म है वो बहुत इनइफेक्टिव है, क्योंकि उसकी जो मेन एविडेंस है वो हमारे साथ क्या है, ड्रग यूज़ है, ठीक है। तो वो कोप भी नहीं कर सकता, उसका कोप जो है ना वो इनएडिक्वेट होता है। नेक्स्ट हमारे साथ है कि लो सेल्फ स्टीम, उन लोगों का सेल्फ स्टीम जो है ना वो लो होता है, और ये रिलेटेड टू ईगो लो होने की वजह से, ठीक है, उसकी ईगो लो होती है। एंड रिस्क फॉर इन्फेक्शन, उसको इन्फेक्शन की रिस्क हो सकती है, क्योंकि जितनी भी ये जो ड्रग एब्यूज़र होते हैं ना, तो इसकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, क्योंकि इसको ना तो भूख की कोई खबर होती है, ठीक है, ना इसको भूख लगती है, ना इसको खुराक की कोई टेंशन होती है, वाइटामिन्स बहुत कम हो जाते हैं, इसके साथ साथ उसको पानी की कमी, फ्लूइड की कमी आना, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आना, ये सब आ जाते हैं। इस वजह से उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है। सो रिस्क फॉर इन्फेक्शन भी हो सकती है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो सकते हैं। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन इस वजह से क्योंकि उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो इतना रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो नशे के हालत में होता है, अपने आप का खबर भी उसे नहीं होता, ना वो अपने आप का ख्याल रखता है ना दूसरों का, ठीक है। सो इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो सकती है। ज़्यादातर हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाती है, और हाइपोमैग्नीसीमिया जब हो जाती है ना, तो इसकी वजह से डेथ भी अकर हो सकती है, क्योंकि हार्ट अटैक, हार्ट फेल होना, हार्ट डैमेज होना, उसका जो राइतम है वो इम्बैलेंस होना, ठीक है, इरेगुलर राइतम होना, तो ये सब जो है ना ये हो सकती है हाइपोमैग्नीसीमिया की वजह से। तो हम क्या करेंगे, हाइपोमैग्नीसीमिया को भी ट्रीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ आ रहा है ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विड्रावल। जितनी भी अल्कोहल विड्रावल के लोग होते हैं तो उसके लिए अब ट्रीटमेंट क्या होती है, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट को हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या हो सकती है अल्कोहल विड्रावल के पेशेंट का। जितनी भी अल्कोहल विड्रावल के पेशेंट्स होते हैं ना, तो उसके लिए तकरीबन 3 किस्म की थेरापी होती है। एक होती है सिम्टम थेरापी, ठीक है, यानी सिम्टम्स को, सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट होती है, सिम्टम्स को हम ट्रीट करते हैं। दूसरी हमारे साथ फ्लडिंग थेरापी होती है, और तीसरी जो है ना वो एंटी एब्यूज़ होती है, ठीक है। अब फ्लडिंग थेरापी, एंटी एब्यूज़ और जो सिम्टम ट्रीटमेंट है वो कौन कौन से होते हैं। तो सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जितनी भी सिम्टम्स है उसको ट्रीट कर देते हैं, ठीक है, यानी उससे रिलीव करने के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि हाइपोमैग्नीसीमिया हो गया तो इसके लिए हम मैग्नीशियम को देंगे, ठीक है, एंटीएमेटिक्स देंगे ताकि उसको वोमिटिंग वगैरह ना हो, ठीक है। अगर हमारे साथ हम चाहते हैं कि पेशेंट का जो अल्कोहलिक लेवल है वो या अल्कोहल जो है ना वो उससे विड्रा उसे मिल जाए, ठीक है, तो यकदम से जब उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं और यकदम से उसकी जो थेरापी है वो स्टार्ट कर देते हैं, ताकि पेशेंट जो है ना वो डायरेक्टली जो अल्कोहल है उसको छोड़ दे, ठीक है, उससे विड्रा करे। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, फ्लडिंग थेरापी। फ्लडिंग थेरापी में क्या होती है कि पेशेंट एकदम से सब कुछ छोड़ देना, ठीक है, जो भी हो, जो भी ड्रग हो, जो भी सब्सटेंस हो, तो उसको छोड़ना एकदम से। तो इसको हम क्या करते हैं, फ्लडिंग थेरापी कहते हैं। एंटी एब्यूज़ क्या होती है, जब हम रिहेबिलिटेशन करते हैं, रिहेबिलिटेशन के पेस में पेशेंट को क्या देते हैं, एंटी एब्यूज़ देते हैं। एंटी एब्यूज़ ऐसे होते हैं कि अल्कोहल में कुछ ऐसा मिक्स कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत सीवियर साइन एंड सिम्टम आ जाते हैं पेशेंट पे, ठीक है। और वो साइन एंड सिम्टम ज़्यादातर जो हार्ट रेट ज़्यादा होना, वॉमिटिंग फील होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं। और इसी कंडीशन में पेशेंट को ये रियलाइज़ हो जाता है कि मुझ पे क्या हो गया। इसका मतलब ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लिया है, ठीक है, और उसी की अब जो टॉक्सिसिटी है वो मुझे हो गई है। तो इसी दौरान पेशेंट जो है ना वो सोचता है कि हाँ, शायद मेरे लिए शराब जो है ना वो ठीक नहीं है, मैं इसको छोड़ूंगा, ठीक है। तो उसकी छोड़ने के लिए जो है ना हम क्या कर देते हैं, एंटी एब्यूज़ देते हैं, ठीक है। एंटी एब्यूज़ का यही मतलब है। अब एक एक को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि क्या होता है, सेडेटिव देते हैं। सेडेटिव किस लिए देते हैं और सेडेटिव में कौन कौन से ड्रग देते हैं। सेडेटिव में ज़्यादातर बार्बिचुरेट्स देते हैं एंड बेंजोडियाज़ेपिन देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि लिब्रियम देते हैं, विलियम देते हैं एंड फिनोबार्बिटोल देते हैं।
thiamine देते हैं ताकि जितनी भी उसकी न्यूरोपैथीज है, ठीक है, उसको ट्रीट करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूरोपैथीज हो जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग अल्कोहल की वजह से, अल्कोहलिक अब्यूज़ पेशेंट को। मैग्नीशियम सल्फेट देंगे क्योंकि पेशेंट का जो हाइपोमैग्नीसीमिया हो गई है तो उसको हार्ट अटैक वगैरह के भी चांसेस हो सकते हैं, तो इस वजह से मैग्नीशियम ट्रीटमेंट करेंगे। मल्टीविटामिन्स देंगे क्योंकि पेशेंट का जो बॉडी का जितनी भी न्यूट्रिशन लेवल है वो बहुत डाउन हो जाता है, तो इस वजह से मल्टीविटामिन्स देंगे। एंटीएमेटिक्स देंगे क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह फील हो सकती है जब भी वो विड्रा करे, ठीक है, तो इस वजह से एंटीएमेटिक भी देंगे। ये तो सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। अब एंटी अब्यूज़ के बारे में लिखा गया है कि एंटी अब्यूज़ जो है ना, ये हम तब देंगे जब पेशेंट को रिहेबिलिटेटिव फेज में होता है। एंटी अब्यूज़ थेरापी एक ऐसी थेरापी होती है जिसको हम एवर्सिव थेरापी या एवर्जन थेरापी भी कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने रिमेंबर रखना है अगर एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए कि एवर्जन थेरापी हम किस लिए यूज़ करता है या किस पेज में देते हैं पेशेंट को, तो फिर आप लोग को याद होना चाहिए कि ये रिहेबिलिटेटिव वाले पेज में देते हैं। एवर्सिव थेरापी या एवर्जन थेरापी एक ऐसी थेरापी होती है जिसमें अल्कोहल कुछ ऐसे मेडिसिन मिला देते हैं और पेशेंट को जब भी उसको अल्कोहल की नीड होती है तो उसको दे देते हैं। जब पेशेंट ड्रिंक करता है तो ऐसे एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं, ऐसे एडवर्स इफेक्ट जो कि बहुत सीवियर होती है, यानी वोमिटिंग हो गया, हार्ट रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना, एक्सेसिव स्वीटिंग होना, ठीक है, जिससे पेशेंट जो है ना वो डर जाता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे बॉडी में जो शराब की लेवल है वो बहुत हाई हो गई है, मुझ पे टॉक्सिसिटी आ गई है और इस वजह से मैं मर भी सकता हूँ। तो वो इस डर की वजह से अब क्या करेगा, अल्कोहल से विड्रा करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एवर्जन थेरापी, एवर्सिव थेरापी और एंटी अब्यूज़। नेक्स्ट हमारे साथ है नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर क्या हो सकती है, यानी अब एक नर्स किस तरीके का केयर करेगी जब पेशेंट जो है ना वो अल्कोहल विड्रावल पे हो, ठीक है। सो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गई होती है, ठीक है, तो इस वजह से हम क्या देंगे, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करेंगे। मॉनिटर वाइटल साइन, उसकी वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे क्योंकि जब भी पेशेंट अल्कोहल वगैरह से विड्रा करती है, सब्सटेंस से विड्रा करती है, तो उसका जो वीपे रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत छूट पीक पे चला जाता है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। सेफ्टी 1 to 1, हर एक पेशेंट के लिए अकेले में सेफ्टी देंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी वो दूसरों के साथ होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको टेंशन एंजाइटी भी हो सकती है, ठीक है, और वो उसका जो विड्रावल होता है वो फिर मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ प्रेजेंट रियलिटी डिक्रीज एंजाइटी, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको रियलिटी के बारे में बताएंगे कि अगर आप नशे को छोड़ दें, अगर आप शराब से क्या करें, विड्रा करें, तो आपको जो है ना आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी पे कितना इफेक्ट हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी कितनी ग्रूम हो सकती है। एंड एंजाइटी को डिक्रीज़ करेंगे, जितनी भी उसकी एंजाइटी होती है कि मैं कहीं मर न जाऊँ अगर इसको विड्रा करूँ, अगर विड्रावल सिम्टम आ जाए तो उसके लिए जितनी भी क्या हो सके, जितनी भी आपसे काउंसलिंग हो सके तो पेशेंट को काउंसल करेंगे। सीज़र प्रिकॉशन, जितनी भी सीज़र आ सकते हैं, ठीक है, सीज़र के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि इन लोगों पे ज़्यादातर पेट जट के आते हैं, तो ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जो कि सेफ हो, ठीक है, यानी जो साइड रेल्स है बेड पे वो लगाएंगे, ठीक है, ताकि पेशेंट जो है ना वो भागे ना या खुद को नुकसान न पहुँचाए या बेड से ना गिर जाए, ठीक है, तो इस वजह से उसके लिए सेफ्टी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि सीज़र जो है ना वो उसकी अगर कोई चांस हो तो पेशेंट जो है ना खुद को नुकसान न पहुँचाए इस दौरान, ठीक है, या वो जो है ना टंग बाइट ना कर दे, तो टंग बाइट बिहेवियर के लिए जो है ना पेशेंट के लिए कुछ ऐसे सेफ्टी वगैरह प्रोवाइड करना। इसके साथ साथ सपोर्टिव लिमिट सेटिंग, ठीक है, पेशेंट को सपोर्टिव एनवायरनमेंट देंगे, ठीक है, ताकि हर चीज़ उस पर वहाँ पे प्रेजेंट हो, ठीक है। एंड री एनफोर्स डिजीज़ कंसेप्ट, ठीक है, और पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट को और पेशेंट के फैमिली वालों को बताएंगे कि ये जो है ना ये कोई लोपराना या कोई अपहाशी का बाहिस नहीं है, ये जितनी भी इसकी साइन एंड सिम्टम या शराब वगैरह लेना है, बल्कि ये एक डिज़ीज़ है, पेशेंट जो है ना अब डिज़ीज़ में है, ठीक है, उसको अल्कोहलिक अब्यूज़ डिजीज़ हो गया है या उसको सब्सटेंस अब्यूज़ डिजीज़ हो गया है, ठीक है, ये एक डिज़ीज़ है, तो उसको इसके कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना पेशेंट का केयर करेंगे, जितना भी नर्सिंग केयर होता है तो वो कंसिस्टेंसी के, ऐसा ना हो कि एक दिन जो है ना उसका केयर करे और दूसरे दिन ऐसे छोड़ दें। रेफर्स टू अल्कोहलिक एनोनिमस
जब पेशेंट हमारे साथ तो रिकवर हो जाते हैं ना, ये जो अल्कोहल विड्रावल है वो सब हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाता है, तो वो फिर एज आ रोल मॉडल जो है ना वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है दूसरों के सामने, ठीक है। वहाँ पे एक प्रोग्राम होता है जहाँ पे पेशेंट ठीक हो गया है ना, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम होता है, वहाँ पे वो चलता है और वहाँ पे अपना मोटिवेशनल स्पीच देता है बाकी लोगों को, जितनी भी शराबी वगैरह लोग होते हैं, ठीक है, कि अब मुझे देखो, मैं जो है ना आप लोगों के साथ एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट हूँ यहाँ पे, कि मैं पहले पहले का हालत मेरा ऐसा था और अब देखो, एक मोटिवेशनल स्पीचर का काम फिर वो अदा करता है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।